साहित्य के कालजयी रचनाकार। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालजयी रचनाकार और उनकी रचनाओं पर चर्चा करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के प्रख्यात कवि केशवदास के आचार्यत्व को लेकर। केशवदास के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के विषय में हमने अपने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी और केशवदास की प्रसिद्धि का एक मूल कारण उनकी एक प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका रही, जो रामकाव्य परंपरा में अपनी कलात्मकता के कारण एक विशेष स्थान रखती है। तो रामचंद्रिका पर भी हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी। तो आज हम बात करेंगे केशवदास के आचार्यत्व पर। केशवदास मूलतः असाधारण प्रतिभा संपन्न कवि रहे। संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, रीतिकाल के प्रवर्तक थे, कवि, शिक्षक, आचार्य के गुणों से युक्त थे। यद्यपि रीतिकाल के प्रवर्तक को लेकर के विद्वानों में मत वैभिन्न है। कुछ विद्वान कृपाराम को से रीतिकाल का प्रारंभ मानते हैं, कुछ विद्वान केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं और कुछ उनसे 50 वर्ष पश्चात हुए चिंतामणि से को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। परंतु जो रीति कवियों की एक परंपरा और जिस तरह से परवर्ती कवियों ने केशव का अनुकरण किया है, उसके आधार पर अधिकांश विद्वान केशवदास को ही रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार करते हैं। अब बात आती है केशवदास के आचार्यत्व को लेकर के। अब पहले हम समझे कि आचार्य शब्द से क्या अभिप्राय है। सामान्य रूप से जब हम देखते हैं तो एक शिक्षक के लिए आचार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुरु है, शिक्षक है, तो उसके लिए हम आचार्य शब्द कह देते हैं। और विशिष्ट अर्थ जब देखते हैं साहित्य शास्त्र में, तो किसी सिद्धांत अथवा संप्रदाय का जो प्रवर्तक है उसे आचार्य कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य की परिभाषा देते हुए कहा कि आचार्य शास्त्रकार अथवा शास्त्र गुरु या कम से कम शास्त्रवेत्ता अवश्य होता है। साहित्य के क्षेत्र में भी आचार्य का प्रत्यक्ष संबंध काव्य से न होकर काव्य शास्त्र से ही है। तो संस्कृत में आचार्य शब्द बहुत अधिक प्रचलन में था, क्योंकि संस्कृत में काव्य शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों का, वादों का, संप्रदायों का प्रवर्तन जिन्होंने किया वे आचार्य कहलाए। जैसे ध्वनि सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रस सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों के जो निर्माता थे, इन सिद्धांतों का प्रवर्तन करने वाले भरत मुनि, दंडी, विश्वनाथ, भामा, मम्मट आदि, ये सब आचार्य कहलाए। इन्होंने एक सिद्धांत का या संप्रदाय का प्रवर्तन किया। और डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं कि सिद्धांत या संप्रदाय का प्रवर्तन ना करके जो शास्त्र वेत्ता है, जिन्हें काव्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है और साहित्य के क्षेत्र में आचार्य का प्रत्यक्ष संबंध काव्य से ना होकर काव्य शास्त्र से होता है। इसका क्या अभिप्राय है कि जो कविता करते हैं, जो रचनाएं करते हैं, वे कवि कहलाते हैं। और जो रचना करने के सिद्धांत बताते हैं, कविता के सिद्धांत बताते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। तो आनंदवर्धन ने, भरत मुनि ने, मम्मट, भामा आदि संस्कृत के आचार्यों ने कविता नहीं की। उन्होंने कविता क्या है, काव्य के लक्षण क्या है, काव्य के प्रयोजन क्या है, काव्य की आत्मा क्या है, इन विभिन्न विषयों पर चिंतन किया और अपने मत की पुष्टि के लिए कवियों के उदाहरण, जैसे कालिदास, भारवी, भवभूति आदि कवियों के रचनाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए। तो इसलिए इनका प्रत्यक्ष संबंध कविता से ना होकर काव्य शास्त्र से होता है, सिद्धांत पक्ष से होता है। अब हिंदी साहित्य में जब हम बात करते हैं
संस्कृत साहित्य में तो रीति ग्रंथों की एक विशाल परंपरा है। एक समृद्ध भारतीय काव्य शास्त्र हमें मिलता है संस्कृत में, परंतु हिंदी में आदिकाल में हमें कोई रीति ग्रंथ नहीं मिलता। मध्य काल पूरा भक्तिमय रहा। उस समय सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति को केंद्र में रखते हुए भक्ति काव्य की रचना हुई और पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। और भक्ति काल के अंतिम चरण में काव्य की जो प्रवृत्ति है वो परिवर्तित होती हुई प्रारंभ हो जाती है। और वहाँ कविता, उससे पूर्व भक्ति काल में कविता करना उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था पर भगवान की भक्ति करना, भगवान के गुणों का गान करना। और कविता तो वो बन गई। कविता की कलात्मकता पर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहा। इसलिए मध्यकालीन कविता में काव्य शास्त्रीय दृष्टि से मूल्यांकन करें तो अनेक दोष दिखाई देते हैं। परंतु मध्यकाल के अंत तक, भक्ति काल के अंत तक आते आते काव्य धारा एक नई प्रवृत्ति की ओर मुड़ती है और रीति ग्रंथों का प्रारंभ होता है, रीति ग्रंथों की रचना होती है। सबसे पहले हमें मिलता है कृपाराम की रस तरंगिणी। गोप कवि की मिलती है रामभूषण और अलंकार चंद्रिका। दोनों अलंकार ग्रंथ हैं। मोहनलाल का श्रृंगार सागर, रहीम जिन्होंने नीतिपरक दोहों की भी रचना की, नगर शोभा जैसी रचना भी की, और बरवै नायिका भेद की रचना भी करते हैं, जिसमें बरवै छंद में उन्होंने ब्रज भाषा में नायिका भेद को प्रस्तुत किया। ऐसे ही कर्नेश कवि हुए, उन्होंने कवि ऋतु, ऋतुभूषण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण इन अलंकार ग्रंथों की रचना की। और बलभद्र मिश्र जो केशवदास के भाई, बड़े भाई माने जाते हैं, उन्होंने दूषण विचार और नक्श की रचना की। तो ये सब ऐसी रचनाएं हैं जो केशव के जन्म से पूर्व, केशव की रचनाओं से पूर्व हमें हिंदी साहित्य में दिखाई देती हैं। परंतु ये सभी रचनाएं एक प्रारंभिक प्रयास के रूप में इनका योगदान माना जा सकता है, परंतु स्तर की दृष्टि से देखें तो ये सतही रचनाएं हैं। इसीलिए रीतिकाल के आलोचक हुए डॉक्टर हीरालाल दीक्षित। उन्होंने इन रचनाओं के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये सब अर्थात कृपाराम से लेकर के और बलभद्र मिश्र तक जो कवियों की हमें रीति ग्रंथ मिलते हैं, ये सब ग्रंथ क्षीण और उथले प्रयत्न थे और शनै शनै परिवर्तित होती हुई लोक रुचि की ओर संकेत मात्र करते थे। वास्तव में साहित्य शास्त्र को व्यवस्थित रूप देकर उसके लिए अप्रतिबंध मार्ग खोलने का श्रेय आचार्य केशव को ही है। अतएव केशव को ही रीति मार्ग का प्रवर्तक मानना ठीक होगा। तो केशव रीतिकाल के प्रवर्तक कवि ये हीरालाल दीक्षित जी मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान जो कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं या चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, उनकी बात का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि साहित्य शास्त्र को जो एक व्यवस्थित रूप देने का कार्य था वो आचार्य केशव ने ही किया, इसीलिए उनको रीतिकाल का प्रवर्तक कहा गया। क्योंकि रीति मार्ग, रीति क्या है? काव्य शास्त्र की रीति, काव्य की पद्धति, वे पद्धति जो हमें बताती है कविता कैसे करें, कविता के उपादान क्या है, कविता का प्रयोजन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। तो इस तरह से काव्य के लक्षण क्या है, ये सब जहाँ बताया जाता है वो रीति मार्ग कहलाता है, रीति शास्त्र कहलाता है। तो केशव ने ही सर्वप्रथम रीति ग्रंथों की रचना की और जो उनको आचार्यत्व का पद प्रदान करते हैं। यद्यपि केशवदास कवि के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक आश्रयदाता दरबारी कवि के रूप में भी प्रसिद्ध रहे, जहाँ एक और वे रामचंद्रिका की रचना करते हैं
तो वही ऐतिहासिक प्रशस्ति परक जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित आदि रचनाओं की भी रचना करते हैं। और अपने दार्शनिक ज्ञान का परिचय देते हुए विज्ञान गीता की भी रचना करते हैं। और वहीं दूसरी ओर अपने परवर्ती कवियों को कविता के विषय में शिक्षा देने के लिए और अपने समकालीन कवियों को कविता के विभिन्न लक्षणों से उपादानों से परिचित कराने के लिए उन्होंने लक्षण ग्रंथों की भी रचना की। उनके 3 मुख्य लक्षण ग्रंथ हैं। रस को केंद्र में रखते हुए उन्होंने रसिक प्रिया की रचना की, और अलंकार को केंद्र में रखते हुए कवि प्रिया की रचना की, और छंदों को केंद्र में रखते हुए छंदमाला की रचना की। तो पहली उनकी रचना है रसिक प्रिया, जो 1591 ईस्वी सन में रचित है, और इसमें 16 प्रकाश हैं। इसके 1 से लेकर 13 प्रकाश प्रकरण या अध्याय कह सकते हैं। तो पहले जो 13 प्रकाश हैं उसमें श्रृंगार रस के भेद, रस के अंगों, उपांगों, नायिका भेद, मिलन स्थल, भाव, हाव, काम दशाओं आदि का निरूपण किया गया है। और जो 14 से 16 अंतिम 3 प्रकाश है उनमें श्रृंगारेतर रसों, श्रृंगार से इतर जैसे हास्य रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, करुण रस है, अद्भुत रस आदि, तो अन्य रसों, वृत्तियों और रस दोषों का विवेचन किया गया है। तो इस तरह से रस को केंद्र में रखते हुए आचार्य केशव ने रसिक प्रिया की रचना की। और जहाँ तक हम रसिक प्रिया के आधार की बात करें कि उनके उपजीव्य ग्रंथ क्या रहे, क्योंकि केशव स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, कि संस्कृत में ही रचना करने में निपुणता थी, परंतु भाषा में वे रचना करते हैं ताकि जन सामान्य, जो सामान्य कम शिक्षित या अल्प शिक्षित जो कवि हैं, जो कविता करना चाहते हैं, कविता सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक भाषा में रचना उपलब्ध हो सके। तो उन्होंने अपनी रसिक प्रिया के लिए आधार बनाया भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी को, रुद्रट के श्रृंगार तिलक को, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण को और वात्स्यायन के कामसूत्र को। जब नायिका भेद की बात वो करते हैं, काम दशाओं का वर्णन करते हैं, तो उसके लिए केंद्र में वात्स्यायन के कामसूत्र को रखते हैं। और जब श्रृंगार आदि रसों का वर्णन करते हैं, हाव भावों का वर्णन करते हैं, तो वहाँ मुख्य रूप से उनके केंद्र में रस मंजरी, रस तरंगिणी और श्रृंगार तिलक रचनाएं रहती हैं। आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से भी वे विशेष रूप से प्रभावित रहे हैं। ये तो थी उनकी रस को केंद्र में रखते हुए उन्होंने रचना की। वास्तव में केशव अलंकारवादी आचार्य रहे हैं। उन्होंने अलंकारों को कविता में महत्वपूर्ण माना है। कविता में अलंकार के बिना तो वे उसे कविता ही नहीं मानते हैं, और इसीलिए अलंकारों को केंद्र में रखते हुए 1651 ईस्वी सन में उन्होंने कवि प्रिया की रचना की। ये भी काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसके 16 प्रभाव हैं जो पूरी तरह से लक्षण उदाहरण शैली में लिखे गए हैं। विभिन्न अलंकारों के जो लक्षण हैं वे दोहा छंद में दिए गए हैं, और जो उदाहरण हैं वे कवित्व और सवैया छंद में प्रस्तुत किए गए हैं। अलंकारों के साथ साथ वे काव्य दोष, कवि भेद, कवि रीति, 16 श्रृंगारों का, काव्य अलंकारों के भेदों उपभेदों का विस्तार से वर्णन कवि प्रिया में करते हैं। और ये कवि प्रिया रचना अधिकांश विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। किसी में 3रा प्रकाश लगा हुआ है, किसी में 5वां प्रकाश लगा हुआ है, तो कवि प्रिया भी पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और कवि प्रिया के अगर हम आधार ग्रंथों की बात करें, उपजीव्य ग्रंथों की बात करें, तो दंडी के काव्यादर्श को उन्होंने आधार माना है। और इसके साथ ही केशव मिश्र का अलंकार शेखर,
अमर कवि का काव्य कल्पलता वृत्ति और उज्ज्वल नीलमणि, इसको उन्होंने केंद्र में रखते हुए आधार ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है और अपनी कवि प्रिया की रचना की है। ऐसे ही इनकी तीसरी रचना है छंदमाला। ये हिंदी का पहला छंद ग्रंथ है। इससे पूर्व संस्कृत में प्राकृत में तो हमें छंद ग्रंथ मिलते हैं, प्राकृत पैंगलम मिलता है, वर्ण रत्नाकर मिलता है, परंतु हिंदी का जो पहला छंद ग्रंथ है वे केशवदास द्वारा रचित छंदमाला है। 2 खंडों में है ये। पहले खंड में 77 वर्णवृत्त दिए गए हैं और दूसरे खंड में 26 मात्रिक छंदों को दिया गया है। और इसमें लक्षण तो संस्कृत छंद शास्त्र के अनुसार दिए हैं और उदाहरण अधिकांशतः रामचंद्रिका से लिए गए हैं। रामचंद्रिका जो उनकी रचना है उसे छंदों का अजायब घर भी कह दिया जाता है, क्योंकि उसमें अधिकांश छंद दिए गए हैं। हर सर्ग में, हर प्रकाश में निरंतर एक के बाद दूसरा छंद परिवर्तित होता रहता है और वास्तव में वह जो छंदमाला की रचना कर रहे थे उसमें छंदों के लक्षण दे रहे थे और उनके उदाहरण रामचंद्रिका से ले लिए गए। और इसकी रचना भी केशव ने ब्रज भाषा में की है और इस रचना में संस्कृत के शब्द ही नहीं, विभक्तियाँ और क्रियाएं भी संस्कृत की ही हैं। भाषा में रचना करने के पीछे उनका उद्देश्य तो जन सामान्य था, जन सामान्य तक कवि शिक्षा पहुंचाना था, कविता के विषय में ज्ञान प्रदान करना था, अन्यथा वे संस्कृत के उद्भट विद्वान रहे हैं। तो ये 3 रचनाएं उनकी कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला आचार्यत्व की मूल्यांकन करने के लिए, देखने के लिए महत्वपूर्ण है। अब केशवदास के आचार्यत्व को लेकर विद्वानों के 2 मत मिलते हैं। जिस तरह से रीतिकाल के प्रवर्तन को लेकर विद्वानों के 2 मत हो गए, उसी तरह से केशवदास के आचार्यत्व को लेकर के भी विद्वानों के 2 मत हो गए। कुछ विरोध में हुए और कुछ उसका प्रबल समर्थन करते हैं और दोनों ही पक्षों ने, दोनों ही विचारधाराओं ने अपने अपने पक्ष सबल रूप में रखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार है, आलोचक है, उन्होंने केशवदास के आचार्यत्व को स्वीकार नहीं किया। वे कहते हैं कि केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं हेरफेर मिलता है, जिसमें गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो केशव की मौलिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। वे कहते हैं कि इनके ये रचनाएं संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद मात्र है, इनका अपना विवेचन इन ग्रंथ रचनाओं में नहीं मिलता। और जो नामों का हेरफेर किया गया है, कहीं रस के भेद के नाम बदल दिए हैं, कहीं अलंकारों के भेदों के नाम बदल दिए हैं, तो कह रहे उससे भी गड़बड़ी हुई है और कुछ नहीं हुआ। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना मत रखते हैं। इसी तरह से रीतिकाल के एक प्रसिद्ध आलोचक हुए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उन्होंने भी केशव के आचार्यत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया। वे कहते हैं कि केशव जिस समय हिंदी में अपने ग्रंथ प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय उनके नेत्रों के सामने संस्कृत के ग्रंथ नाच रहे थे, इसलिए उनके सभी ग्रंथ संस्कृत को ही आधार मानकर चलते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी उनकी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वे भी यही मानते हैं कि उन्होंने केवल संस्कृत के ग्रंथों का ही उठा करके रूपांतरण कर दिया है, भाषा में रूपांतरण कर दिया है। तो इन दोनों विद्वान आलोचकों ने केशवदास के आचार्यत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया और
आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो यहाँ तक कह देते हैं कि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ, क्योंकि जो आचार्य संस्कृत के हैं उन्होंने जिस तरह से एक एक विचार का, एक एक पहलू का सूक्ष्म गहराई से विवेचन किया है, वह हमें रसिक प्रिया और कवि प्रिया में नहीं मिलता। कविगण एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। तो इस तरह से रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल के किसी भी लक्षण ग्रंथकार को, रीति कवि को वह आचार्य नहीं मानते हैं। वे कहते हैं वो मूलतः कवि है, उन्होंने बस अपर्याप्त लक्षण दे दिया और फिर वे अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। हम देखते हैं कि संस्कृत में जो विभिन्न आचार्य हुए, भरत मुनि से लेकर आचार्य विश्वनाथ तक, सब ने काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का विवेचन किया है। उन्होंने सिद्धांत बनाए, कहीं पर भी अपने सिद्धांतों के समर्थन में, उनकी पुष्टि में कविता नहीं की। और कविता के जो उदाहरण थे वे कालिदास से, भारवी से, भभूति से, उन कवियों के, श्रेष्ठ कवियों की रचनाओं से उदाहरण देते रहे। पर जो रीति कवि हुए, चाहे हम कृपाराम को देखें, चिंतामणि को देखें, केशव को देखें, या परवर्ती काल में देव, भिखारी दास और सुरती मिश्र, श्रीपति आदि कवियों को देखें, जसवंत सिंह आदि ने, भूषण आदि ने, इन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की, लक्षण ग्रंथों की रचना की, परंतु उसमें उनका ध्यान अपने उदाहरण देने में, अपनी कविताई दिखाने में अधिक रहा। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें आचार्य कोटि में नहीं गिनते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्षण ग्रंथ देखा देखी, एक परिपाटी का पालन करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना तो कर दी, परंतु वह सूक्ष्म विवेचन और पर्यावलोचन शक्ति का अभाव रहा है। अब ये तो थे केशवदास को आचार्य न मानने वाले विद्वान आलोचकों के मत। अब हम बात करते हैं कि जो केशव को आचार्य मानते हैं, उन विद्वानों में सर्वप्रथम नाम आता है डॉक्टर विजयपाल सिंह का, जिन्होंने केशवदास पर शोध कार्य किया। वे उनके आचार्यत्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि कवि, शिक्षक, आचार्य के रूप में केशव सर्वांग निरूपक आचार्य थे। सांप्रदायिक दृष्टिकोण से वे अलंकारवादी थे और रस के क्षेत्र में वे श्रृंगारवाद के समर्थक थे। अब ये केशव की बहुमुखी प्रतिभा की ओर संकेत कर रहे हैं कि केशव कवि भी हैं। हम उनकी रामचंद्रिका देखते हैं, जहांगीर जस चंद्रिका देखते हैं, वीर सिंह देवचरित आदि रचनाएं देखते हैं, तो श्रेष्ठ कवि भी रहे और शिक्षक भी थे। उन्होंने राजा इंद्रजीत के कहने पर उनकी शिष्या और नर्तकी प्रवीण राय को कवि शिक्षा देने के लिए रचना की और बालक बालिकाओं को समझाने के लिए रचना की, तो वो शिक्षक भी थे और आचार्य के रूप में। आचार्य यहाँ काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना करने वाले। तो केशव ने किसी एक अंग का निरूपण नहीं किया, सर्वांग निरूपक आचार्य थे। एक होते हैं जो केवल अलंकार का चित्रण करते हैं, कुछ कवि हैं या आचार्य हैं जो केवल रस की बात करते हैं या ध्वनि की बात करते हैं, पर केशव ने सभी अंगों का निरूपण किया, इसीलिए केशव सर्वांग निरूपक आचार्य कहलाए। और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो वे अलंकारवादी आचार्य कहलाते हैं, उन्हें वे अलंकारवादी आचार्य ही अधिक माना जाता है।
और श्रृंगारवाद के तो वो समर्थक रही ही। इसी तरह से डॉक्टर हीरालाल दीक्षित जी ने भी केशवदास के आचार्यत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि केशव ने काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय ढंग से विस्तृत विवेचन कर इस क्षेत्र में पथ प्रदर्शन किया। इसके बाद इनके दिखलाए हुए मार्ग पर चलने वाले अनेक कवि आचार्य हुए, जिन्होंने काव्य शास्त्र के विविध अंगों का विवेचन किया। तो इस तरह से हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों की रचना करने का जो पथ प्रदर्शन है वो केशव द्वारा किया गया। उन्होंने अलंकार को, रस को, वृत्ति, भाव, नायिका भेद आदि सबका शास्त्रीय ढंग से विवेचन करके आगे आने वाले परवर्ती कवियों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। और परवर्ती कवि भिखारीदास, देव, मतीराम, भूषण आदि ने फिर काव्य शास्त्र के विविध अंगों का विवेचन किया। डॉक्टर नगेंद्र भी केशवदास की प्रतिभा से प्रभावित थे। वे कहते हैं कि भक्ति काव्य की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी और प्रतिभा तथा पांडित्य से परिपुष्ट वह व्यक्तित्व था केशव का, क्योंकि पूरा भक्ति काल भक्तिमयी रचनाओं से आपूरित था। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, नंददास आदि अनेक कवि, भक्त कवि, उधर संत कबीरदास, नानक, दादू आदि भक्ति की एक धारा को प्रवाहित कर रहे थे और उस धारा को रीति पथ की ओर मोड़ने का जो सराहनीय कार्य, प्रशंसनीय कार्य किया गया वो केशव द्वारा किया गया। तो इसलिए डॉक्टर नगेंद्र भी केशवदास के आचार्यत्व को स्वीकार करते हैं। तो ये तो मित्रों अभी हमने बात की उनके केशवदास के आचार्यत्व को लेकर, विभिन्न विद्वानों के मतों को लेकर। अब हम उनकी रचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करेंगे कि उनमें आचार्यत्व के गुण कितने थे। ये चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।